हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल द सिटी ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम टॉप 20 जीके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ यदि वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। देखिए, भारत में कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद, जिसमें सबसे बड़ा एवं सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है। इसके अलावा इसमें सबसे छोटा वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद जो है ये सबसे छोटा वेद है। देखिए, जो ऋग्वेद है, जो वेद है उनकी रचना किसने की थी? तो ये भी याद रखिएगा, महर्षि वेदव्यास ने की थी। ठीक है। इसके अलावा ऋग्वेद में 10,662 मंत्र हैं। और हाल ही में भी एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया था कि ऋग्वेद में सूक्तियों की संख्या कुल कितनी है? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्ति हैं। ये भी याद रखिएगा, 1028 कुल सूक्तियां हैं। इसके अलावा ऋग्वेद में 10 मंडल, यानी जो उसको 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया उनको मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। और इसमें किसका वर्णन किया गया है ऋग्वेद में? तो देवी देवताओं का वर्णन किया गया और इस ईश्वर की पूजा का मतलब पूजा करने के तरीकों को बताया गया है। और बात करें कि जो हम देखेंगे जो गायत्री मंत्र है वह किस वेद से लिया गया है? तो वह ऋग्वेद से ही लिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। और ऋग्वेद में जो प्रमुख देवता हैं जिनका वर्णन किया गया है वह इंद्र हैं। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि जो ऋग्वेद है उसमें सबसे ज्यादा जिक्र किसका किया गया है? तो याद रखिएगा, इंद्र का किया गया है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जय संहिता। देखिए, जो महाभारत है इसका पुराना नाम जो है वो जय संहिता था। देखिए, पहले इसको जया कहा जाता था, फिर विजया कहा गया, फिर भरत, और लास्ट में आके इसे महाभारत के नाम से जाना जाता है। भी याद रखिए, कई बार ये भी परीक्षा में पूछा गया कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो वह महाभारत है। तो यह याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1885। देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना जो हुई थी 18 दिसंबर 1885 को हुई थी। और किसने किया था? तो ये भी याद रखिएगा, एक ब्रिटिश रिटायर्ड अधिकारी थे जिनका नाम एलन ऑक्टेवियन था, जिन्हें शॉर्ट में उनका नाम जो है एओ ह्यूम के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने जो यहाँ के भारतीय नेता थे, दादा भाई नौरोजी थे, दिनसा बाचा थे, उनको सहयोग से कांग्रेस की स्थापना की थी। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो बॉम्बे में हुई थी। यह भी याद रखिएगा, कहाँ पर हुई थी? तो बॉम्बे में हुई थी। इसके अलावा इसका जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, यानी प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और उसमें जब यह अधिवेशन पहली बार हुआ था तो कुल 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो इसका सही आंसर है 23 मार्च 1931, ऑप्शन सी। देखिए, भगत सिंह जो थे उनको फांसी 23 मार्च 1931 में दी गई थी। इसके साथ साथ उनको 3 लोगों को फांसी दी गई थी। देखिए, उस टाइम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। और इसीलिए जो 23 मार्च है, 23 मार्च को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनको फांसी क्यों दी गई थी? तो जो सैंडर्स थे, जैसे लाला लाजपत राय थे, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसमें एक अंग्रेज था सैंडर्स, उन्होंने लाठीचार्ज किया, जिससे जो लाला लाजपत राय थे उनकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद इसी कारण जो भगत सिंह थे उन्होंने सैंडर्स की गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं। जिसके बाद इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है। और देखिए, इनका फांसी जो होता है ना वो 24 मार्च को तय होता है, लेकिन एक तारीख से एक दिन पहले इनको फांसी दे दी जाती है। और देखिए, ये भी याद रखिएगा, इनका एक प्रसिद्ध नारा है, इंकलाब जिंदाबाद। देखिए, जो भगत सिंह थे वो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे, इसलिए इनका जो नारा था वो इंकलाब एवं जिंदाबाद था। अगला प्रश्न है, बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्टिन लूथर ने। देखिए, जो यूरोप में ईसाई धर्म था उसके दो, कह सकते हैं कि 2 संप्रदाय थे। एक जैसे बाद में वो विभाजित हो जाता है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में। तो जो प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रवर्तक थे वे मार्टिन लूथर थे। उन्होंने ही जो बाइबल था उसका जर्मन मतलब कह सकते हैं कि जर्मनी भाषा में अनुवाद किया था। और एक कौन थे? मार्टिन लूथर थे, जर्मनी के प्रोफेसर थे।
और देखिए ये भी याद रखिएगा जो बाइबल है इसको लिखा किसने है, तो बाइबल के ईसा के शिष्यों ने लिखा था, जो ईसा मसीह थे उनके शिष्यों ने लिखा था। और इसमें है क्या, तो इसमें यीशु के जीवनी यानी जो उनके भगवान है ईसाई धर्म वालों के, उनके जीवनी, उपदेश और शिष्यों के कार्यों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर है अल्जीरिया। देखिए वर्तमान में जो अफ्रीका है उसमें जो सबसे बड़ा देश है वो अल्जीरिया। इसके पहले जो देश था वो सूडान था, लेकिन सूडान को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, एक दक्षिणी सूडान एक उत्तरी सूडान। इसके बाद जो सबसे बड़ा देश बना है वहाँ पर वे अल्जीरिया है। देखिए इसके क्रम से देखा जाए तो देखिए सबसे पहले जो सबसे बड़ा है अल्जीरिया है, उसके बाद आएगा कांगो, उसके बाद सूडान। ये 3 टॉप 3 देश है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से कह सकते हैं। और देखिए बात करें विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है। ये भी याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये रूस है। और साथ ही साथ एशिया का भी सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है। और सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी है, जो कि यूरोप में स्थित है। इसके अलावा जो मे आटो देश है ये अफ्रीका महाद्वीप में सबसे छोटा देश है। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचना किसने की, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम ने। देखिए जो हुमायूं नामा था उसकी रचना गुलबदन बेगम ने की थी। और गुलबदन बेगम थी कौन, तो हुमायूं की बहन थी और बाबर की बेटी थी। इसके अलावा देखिए जो हुमायूं नामा उसमें है क्या, तो इसमें हुमायूं के जीवन कह सकते जीवनी को लिखा गया है। जैसे इसको मतलब ये भी याद रखिएगा, कई बार ये भी पूछा जाता है कि गुलबदन ने हुमायूं नामा की रचना किसके अनुरोध पर की थी, तो अकबर के अनुरोध पर की थी। ये भी याद रखिएगा कि किसके अनुरोध पर, तो अकबर के अनुरोध पर इन्होंने इसकी रचना की थी। और याद रखिएगा हुमायूं का एक और नाम है नासिर उद्दीन मोहम्मद। नासिर उद्दीन मोहम्मद इसका अन्य नाम है, कई बार ये भी पूछा गया है। नासिर उद्दीन मोहम्मद इसका एक अलग नाम है। और याद रखिए हुमायूं का जो मकबरा है वो कहां पर है, तो वो अभी इस टाइम दिल्ली में है। कई बार मकबरों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका मकबरा कहां है, तो याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना, तो इसका सही आंसर है 1804, ऑप्शन ए। देखिए जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो फ्रांस का राजा 18 अप्रैल 1804 को बनता है। जो वहाँ की सीनेट होती है, जो संसद होती है, उसको राजा के रूप में मंजूरी देती है। और देखिए फ्रांस का पहला राजा था, ये भी याद रखिएगा, ये जो था ये फ्रांस का पहला राजा था। इसके साथ ही देखिए इसका जो कार्यकाल था वो 1804 से लेकर 1815 के आसपास था। और इसका कार्यकाल समाप्त कैसे हो, देखिए एक प्रश्न और पूछा जाता है कि वाटरलू की लड़ाई जो हुई थी वो 1815 में हुई थी और किसके बीच हुई थी, तो वेलिंगटन के ड्यूक और मार्शल ब्लेचर, इन दोनों की संयुक्त सेनाओं और जो नेपोलियन बोनापार्ट था इसकी सेनाओं के बीच हुई थी, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट की जो सेना होती है वो हार जाती है। और यहीं से उसके जो कहते हैं कि जो शासनकाल होता है वो समाप्त हो जाता है। और ये भी देखा जो नेपोलियन का सबसे बड़ा योगदान दिया जाता है वो यूरोप के एकीकरण में दिया जाता है, यानी यूरोप में के एकीकरण में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि एकीकरण किसने किया, तो नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसके साथ नहीं, एकीकरण नहीं दोस्तों, आधुनिकीकरण में इसका योगदान है, सॉरी, आधुनिकीकरण में इसका योगदान है, ये गलत हो गया। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र। देखिए अगर बात करें भारत की तो ब्रह्मपुत्र। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन है। देखिए जो ब्रह्मपुत्र है वो मानसरोवर झील के पास से कैलाश श्रेणी से निकलती है, जो कि तिब्बत में स्थित है, यहाँ से निकलती है। और यहाँ किस हिमनद से निकलती है, तो ये भी रखिएगा चेमा युंगडुंग हिमनद है, एक चेमा युंगडुंग हिमनद, वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और वहाँ पर इस किस नाम से प्रसिद्ध है, तो दिहांग नाम से वो जो हिमनद उसको जाना जाता है। और यह भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, बात करें भारत में, तो भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। वहाँ पर एक स्थान है सादिया, एक शहर है, वहीं से ये भारत में प्रवेश करती है। इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र है, याद रखिएगा कि भारत का सबसे चौड़ी नदी है। और इसके साथ ही साथ अगर बात करें भारत की सबसे छोटी नदी के बारे में कि सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो छोटी नदी जो है वो एक राजस्थान में नदी है, अरवारी नदी। उसकी जो लंबाई कुल है वो 90 किलोमीटर है बस। ये तो भारत की सबसे छोटी नदी है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है 14 जुलाई। देखिए इसका सही आंसर है 14 जुलाई। और याद रखिए जो फ्रांस में क्या क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति, वो 14 जुलाई
वो 1789 को मानी जाती है। इसीलिए जो फ्रांस में उसको राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। देखिए जो उस टाइम हुआ क्या था कि एक बस्ती ले कह सकते हैं कि एक जेल था, मतलब जेलगिरी कह सकते हैं यहाँ की एक जेल था, वहां पर जो उस टाइम आंदोलन हुआ था 1789 में, क्रांतिकारी उस पर आक्रमण कर देते हैं। तो इसी के साथ, और किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये भी याद देखिए लुई 16वां के शासनकाल में क्रांति हुई थी। तो इसी के साथ उस दिन को यहाँ पर राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 जुलाई को। इसके अलावा बात करें भारत में, देखिए भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय दिवस हैं, तो भारत में 3 राष्ट्रीय दिवस हैं। एक है 15 अगस्त, एक है 26 जनवरी और एक है 2 अक्टूबर। तो देखिए 15 अगस्त को क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ था, यानी भारत आज़ाद हुआ था, इसलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ था, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, इसलिए 2 अक्टूबर को जो 2 अक्टूबर है वो भी भारत में राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर है 1582 ईस्वी। एडी का मतलब ईस्वी। तो देखिए जो दीन ए इलाही था एक धर्म था, और इसकी स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। ये भी याद रखिएगा, किसने की थी? तो अकबर ने की थी। और इसकी स्थापना मैंने भी बताया कि 1582 में की गई थी। इसमें क्या था कि समरूप धर्म था। देखिए सभी धर्मों के जो मूल तत्व थे उसको इसमें संग्रहित किया गया था, और मुख्यतः उसमें कौन कौन थे? तो एक हिंदू धर्म था और एक मुस्लिम धर्म था। इन दोनों की जो अच्छी अच्छी बातें थी उसको मिलाकर दीन ए इलाही की स्थापना की गई थी, और इसके साथ ही साथ इसमें पारसी धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, इन सभी को मिलाया गया था। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने की थी। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? देखिए ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है वलित या मोड़दार पर्वत। देखिए वलित या मोड़दार पर्वत होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए जब पृथ्वी 2 या 2 से अधिक टेक्टोनिक प्लेटें जो होती हैं वो एक साथ मतलब धकेलती हैं, तो जो जब ये टकराती हैं, मान ली इधर से कोई ढकेल रहा है, इधर से कोई, तो जब ये टकराएंगे तो ऐसे ऊपर उठ जाती हैं। तो इस प्रकार का जो पर्वत बनता है उसे हम वलित या मोड़दार पर्वत कहते हैं, यानी मोड़ के परिणाम स्वरूप पर्वत निकलते हैं। तो जो हिमालय है इसी प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। और बात करें जो हिमालय जो है वो भारत में 5 देशों, मतलब जो हिमालय है वो 5 देशों में फैला हुआ है। कौन कौन से देश हैं? तो देखिए भारत है, पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल और भूटान, इन सभी देशों में हिमालय फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीके नायडू। देखिए यह प्रथम जो खिलाड़ी हैं जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और किस चीज के खिलाड़ी हैं? तो क्रिकेट के खिलाड़ी थे। देखिए इनका जो पूरा नाम है वो कोट्टारी कंकैया नायडू है, और यह क्रिकेट के प्रथम मतलब भारतीय क्रिकेट के प्रथम कप्तान थे। इनको 1900 कब दिया गया था? 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इन्हें। अगला प्रश्न है, थुम्बा में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1963 में। देखिए जो केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रम, उसी के पास एक स्थान है थुम्बा है, एक गांव है, कह सकते हैं मछुआरों का एक गांव है थुम्बा। वहीं पर जो हमारे जहाँ मतलब जो रॉकेट छोड़ा जाता है वहीं से छोड़ा जाता है। और देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी वह 21 नवंबर 1963 को हुई थी। और वहां पर पहला जो रॉकेट छोड़ा गया था वो माइके अपाचे था। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि पहला रॉकेट कौन छोड़ा गया था, तो माइके अपाचे। ये भी याद रखिएगा, जो पहला रॉकेट छोड़ा जाता है वो माइके अपाचे था। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यकृत। देखिए यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसको लीवर भी कहा जाता है। और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि के बारे में बात करें तो उसका शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो प्यूटरी ग्रंथि है। इसके अलावा जो पीयूष ग्रंथि है उसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु में। देखिए जो इसरो का मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको बोला जाता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। देखिए और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी याद रखिएगा, तो 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसके साथ ही साथ ये भी एक 1969 में एक और कार्य हुआ था कि जो पहली बार बैंकों का राष्ट्रीय एकीकरण किया गया था वो 1969 में ही किया गया था। तो ये भी याद है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। और किसने की थी? तो विक्रम साराभाई ने। ये भी पूछा जाता है, इन्हें अंतरिक्ष मतलब हमारे देश में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है।
विक्रम साराभाई, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। देखिए, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, इन सभी हार्मोनों का जो स्राव होता है वो मनुष्य के मादा जनन अंग से होता है। इसके अलावा एक और है ESCG, वो भी याद रखिएगा, इसका भी जो स्राव होता है मादा जनन अंग से होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई है? तो इसका सही आंसर है दूरी, याद रखिएगा दोस्तों। इसको कई बार लोग प्रकाश समझ लेते हैं, प्रकाश वर्ष है तो प्रकाश का होगा, नहीं, ये दूरी का मात्रक है, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, HC मुखर्जी। देखिए, जो संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था वो HC मुखर्जी को चुना जाता है। देखिए, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें जो प्रथम मतलब उसके अध्यक्ष मतलब अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। इसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को इसकी दूसरी बैठक होती है, उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है, और इसके साथ ही साथ एक उपाध्यक्ष चुना जाता है जो कि HC मुखर्जी थे। इनका पूरा नाम अगर बात करें तो हरेंद्र नाथ मुखर्जी था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है, देखिए अगर ऑप्शन में इसका आंसर तो सही होगा संसद द्वारा। देखिए, इसमें होता क्या है कि संसद के सलाह पर राष्ट्रपति इनको इनके पद से हटाता है, तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ये भी याद रखिए कि देखिए, संसद जो इसकी हटाने की इनको प्रक्रिया होती है वो महाभियोग की होती है। जैसे जो राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया है महाभियोग, सेम उसी प्रकार की प्रक्रिया होती है, जिसमें जो संसद के दोनों सदन है वो अगर चाहें तो मतलब जो प्रत्येक सदन है उसका 2/3 बहुमत, यदि ये भी याद रखें कि कितने 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको उनके पद से हटा सकता है। और याद इनको हटाया क्यों जाता है, तो याद रखिएगा कि दुर्व्यवहार या असमर्थता की स्थिति में इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? तो इसका आंसर सही जो है वो ऑप्शन डी है, मुद्रा संकुचन या अविस्फीति। इस स्थिति में जो किसी मुद्रा के मूल्य में जो होती है वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है। अगला प्रश्न है, विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है, आप सभी को पता होगा, वो भारत है। भारत में जो एक स्थान है केरल है, उसको मसालों का बगीचा कहा जाता है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर भी लगभग 75% मसाले उत्पादित होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो आप सबको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।